हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी वैल्यूएटेड मेथड नेशनल इनकम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वेरियस मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, नेशनल इनकम के वैल्यूएटेड मेथड, और हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिए। और मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। क्या क्वेश्चन आपने सभी ने कर लिया है? और अगर कर लिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में उसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम नेशनल इनकम को वैल्यू करने की सेकेंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम मेथड। इनकम क्या होती है सर? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में जो इनकम जनरेट होती है बाय वे ऑफ रेंट, बाय वे ऑफ प्रॉफिट, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, बाय वे ऑफ सैलरी, ये सारी हमारी फैक्टर इनकम होगी। और जितनी भी इनकम होगी सब उन इनकम को कैलकुलेट करेंगे। उन इनकम को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम उस तरह से नेशनल इनकम को इनकम मेथड से फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको दिखाया था, इनकम मेथड का जो नोटेशन है वो है NDCFC, यानी हम इस पूरे फॉर्मूले से जो भी कैलकुलेट करेंगे उससे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? चलिए, अब NDPFC हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत ध्यान से समझना। अच्छा फॉर्मूला है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला, बट इजीली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने एक चार्ट के थ्रू पूरे फॉर्मूले को डिराइव करके यहाँ पर दे दिया है। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में प्लीज इसे राइट डाउन कर लें और अच्छे से इसे समझ लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फॉर्मूले को। फॉर्मूले में फर्स्ट तीन चीजें हमको याद रखनी है। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE। हम इसे डिनोट करने वाले हैं, आगे जाकर क्या डिनोट करेंगे हम? COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आगे जाकर हम इसे कहेंगे OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम, और थर्ड में जाकर हम कहेंगे से MI। क्लियर? चलिए, अब क्या कहा हमने? COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू NDPFC। क्या होता है COE? चलिए सर, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी देता है वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। सर, बिजनेस करने से या अपनी लैंड को रेंट पर देने से या फिर अपनी अमाउंट को इंटरेस्ट पर देने से जो इनकम जनरेट होती है वो सब ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बनेगी। और थर्ड, इसके अलावा जितनी भी इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी बाय वे ऑफ सेल्स कंजम्पशन, किसी भी फॉर्म में जनरेट हो, वो सब उसकी मिक्स्ड इनकम में जनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसे मिक्स्ड इनकम में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इनको अदर फॉर्म में वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं स्पेसिफिक फॉर्म में। तो हमने सारी इनकम जो भी अदर फॉर्म में जनरेट होगी वो सब हम उसे मिक्स्ड इनकम में ले लेंगे। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कंपनसेशन बताओ, एम्प्लॉय को सैलरी इन फॉर्म्स में मिल सकती है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी कैश में दे रहा है वो कंपनसेशन वेजेस एंड सैलरी इन कैश में होगा। जैसे मान लो कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अपने एक एम्प्लॉय मिस्टर मोहन को क्या किया? वेजेस दी, किस फॉर्म में? सैलरी की। सैलरी जो दी है वो किस फॉर्म में दी है? कैश में दी। 6 लाख रुपीज पर एनम ये हो गई उनकी कैश में सैलरी। चलिए, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। कुछ सर्विसेज, कुछ वेजेस कैश में न देते हुए क्या दी जाती है? काइंड में भी दी जाती है। जैसे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करने की एक फैसिलिटी दे दी, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दे दी, हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे दी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दे दी। तो इस तरह से एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश के अलावा जितनी भी अदर बेनिफिट्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी उसके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट बनेगा। वो क्यों सर हमें, जबकि एक्चुअल में कैश तो पे किया ही नहीं है। नहीं सर, अगर ये सर्विसेज एक एम्प्लॉय लेने अगर अदर जगह जाता तो उसे क्या पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? यस, अगर करना पड़ता तो ये उसकी सैलरी का पार्ट है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम।
सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक अ प्रोविडेंट फंड, जस्ट लाइक ए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई के फॉर्म में एक एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है। बेटा कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको एम्प्लॉयर भी देगा, एम्प्लॉई भी देगा, आर और ई का फर्क होगा। हमें किसके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर इंक्लूड करना है? एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन को हमें क्या करना है यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे क्वेश्चन में लिखा कि एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉय को पीएफ का कंट्रीब्यूशन दिया है, एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का क्या दिया है? कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वही कंट्रीब्यूशन हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड करना है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट इज द पेंशन ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय, रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? पेंशन देता है। तो ये रिटायरमेंट के लिए जो पेंशन है ये ऑलरेडी फंड ऑलरेडी उसकी ड्यूरिंग द वर्किंग ईयर्स में उससे कंट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो ये पेंशन रिटायरमेंट के बाद जब वो काम नहीं करेगा तो वो घर बैठकर क्या करे, क्या इनकम जनरेट करे? तो उसे जो पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के समय और रिटायरमेंट के बाद, तो वो पेंशन भी एक टाइप से उसकी सैलरी का ही पार्ट है, इसलिए उसे भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। पर ध्यान रखना, ओल्ड एज पेंशन को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये एक टाइप का यूनिलेटरल ट्रांसफर है और ट्रांसफर इनकम जो भी जनरेट होती है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती है। तो चलिए, हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मीनिंग समझ लिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या इंक्लूड है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, wages and salary in kind, employer's contribution to social security scheme plus pension on retirement। सर अगर हम इन चारों चीजों को ऐड कर देंगे तो हमें जो फाइन होगा होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी गिवन है तो फिर हमें इन चारों चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सब चीजें क्या हो चुकी है? इंक्लूड हो चुकी है। क्लियर? चलिए अब हम सेकेंड पार्ट पर जाते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कि इनकम जनरेटेड बाय वे ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। अगर कोई भी इनकम रेंट या रॉयल्टी के फॉर्म में जनरेट होती है, या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में जनरेट होती है, या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में जनरेट होती है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट बनेंगे। और हम तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए, रेंट एंड रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? सर प्रॉफिट के मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं। प्रॉफिट या तो वो डिविडेंड के फॉर्म में होता है। क्या होता है डिविडेंड? सर डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर को द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द डिविडेंड। सर प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे क्या किया जाता है? क्या कहा जाएगा? हमें डिविडेंड कहेंगे। नेक्स्ट द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। सर कॉर्पोरेट यानी कंपनीज ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट पर कंपनी क्या करती है? टैक्स पेमेंट करती है, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। एंड थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने रिटेन करके रखा हुआ है, जिसे डिस्ट्रीब्यूट अब तक नहीं किया है और अभी कंपनी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग भी कह सकते हैं। तो चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नाम आए, चाहे रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट नाम आए, चाहे वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नाम आए, किसी भी नाम से हम उसे क्या कहेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो चलिए, प्रॉफिट क्या वो कितने पार्ट में डिवाइड किया? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? प्रॉफिट। चलिए, इन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इन तीन चीजों को ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड द नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम। जो इनकम इन दोनों ही में जनरेट नहीं होते, वो अदर इनकम, वो सारी इनकम किसमें आ जाएगी? मिक्स्ड इनकम। चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू हो, चाहे वो सेल्फ रिलेटेड के थ्रू हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सब मिक्स्ड इनकम है। क्योंकि इसे स्पेसिफिक कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे मिक्स्ड इनकम का पार्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, इनकम मेथड से क्या नोटेशन निकल कर आएगा? एनडीवीएफ। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, employer contribution to social security scheme plus pension on retirement. And the next is the operating surplus. Operating surplus में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट
प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट में क्या क्या पार्ट बनेंगे? सब प्रॉफिट का पार्ट बनेगा क्या? फर्स्ट इज द डिविडेंड, सेकंड इज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, एंड थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड द नेक्स्ट इज द मिक्स्ड इनकम। अगर हम सब चीजों को ऐड करते हैं, इस पूरे चार्ट को हम एक एक करके ऐड करते जाएं, तो ये तीनों चीजें जो निकल कर आने वाली है उसे हम कहेंगे NDPFC। क्या कहेंगे हम इसे? NDPFC। और चलिए सर, NDPFC क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नेशनल इनकम फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है? NDPFC फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में इनकम एप्लीकेशन क्या कैलकुलेट करेंगे? NDPFC। तो NDPFC N to N में D to N पर जाना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा? NFI को ऐड करना पड़ेगा, P to P and FC to FC to सेम, यानी नेशनल इनकम हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे। क्लियर है? NDPFC से हम NDPFC में कन्वर्ट कर चुके होंगे। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया इनकम मेथड। फटाफट इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।